तो हे गाइस, जय श्री कृष्ण। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन के ऊपर दुनिया के बेस्ट बुक्स लिखने वाले राइटर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पार्ट 1। इस बुक में ह्यूमन कम्युनिकेशन रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं कि मैं इस बुक का समरी टोटल 3 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। और वैसे भी लोगों का अटेंशन स्पैन कितना कम होते जा रहा है और इससे वीडियो का वॉच रिटेंशन पे भी असर पड़ता है। और ताकि वीडियो आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो और इन्फॉर्मेटिव भी, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, जिसका सबसे पहला चैप्टर है इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। बॉब हूवर जो एक फेमस टेस्ट पायलट थे, वो एयर शोज भी करते थे। उनका सैन डिएगो में एक एयर शो था जिस टाइम जमीन से 300 फीट ऊपर उनका प्लेन के दोनों इंजन काम करने बंद कर गए। उन्होंने जैसे तैसे उस प्लेन को लैंड करवाया, लेकिन वो जो प्लेन था वो बहुत बुरी हालत में था क्योंकि उस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वो बहुत डैमेज हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी किसी को भी कोई भी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। बॉब हूवर ने एयरप्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले एयरप्लेन को इंस्पेक्ट किया और उन्हें जैसा लगा था वैसे ही उस एयरप्लेन के फ्यूल में प्रॉब्लम था। उसमें गैसोलीन की जगह जेट फ्यूल लगाया गया था। बॉब हूवर ने एयरपोर्ट से जल्दी से पता लगाया वो कौन सा मैकेनिक था जिसने उनका जो एयरप्लेन है उसका सर्विसिंग किया था। जब उस मैकेनिक का इस बारे में पता लगा कि उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया है और तो और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी, तब वो इतना भावुक हो गया कि वो रोने भी लग गया। अब बहुत सारे लोग जो बॉब हूवर की जगह पे होते वो उस मैकेनिक पे जाके उसको क्रिटिसाइज करते, उसके ऊपर चिल्लाते, उससे अपना सारा जो गुस्सा है उसके ऊपर निकाल देते। क्यों? क्योंकि उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन बॉब हूवर ने क्या किया, उन्होंने उस मैकेनिक के कंधे में जाके हाथ रख के उसको कहा कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम ये गलती वापस नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरा F-51 का सर्विसिंग कल करो। जैसे बॉब हूवर ने उस मैकेनिक को क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि उसे एक ऐसे तरीके से समझाया कि वो ऐसी गलती फिर नहीं दोहराएगा, वैसे ही हमें लोगों को क्रिटिसाइज, कंप्लेन या कंडेम नहीं करना है। और इसी के साथ इस बुक का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम पीपल। इस बुक का सेकंड चैप्टर है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। विलियम जेम्स ने कहा है कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग्स टू बी अप्रिशिएटेड। 1921 में उन पहले पर्सनैलिटीज जिनको एनुअली $1 मिलियन का सैलरी मिलता था उनमें से एक थे चार्ल्स श्वाब। एक बार सोच के देखो, आज के जमाने में ही $1 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, तो फिर 1921 में जो आज से 100 साल पहले का टाइम था, उस टाइम में $1 मिलियन का सैलरी कितना बड़ा अमाउंट होता होगा। तो फिर चार्ल्स श्वाब ने ऐसा क्या किया था जिस कारण उनको $1 मिलियन का सैलरी मिलता था। तब चार्ल्स श्वाब एक स्टील कंपनी में काम करते थे और जब उनसे ये पूछा गया कि वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें $1 मिलियन का सैलरी मिला जाता है, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे पास स्टील पे कितना नॉलेज है, तो फिर मेरे से बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा स्टील पे नॉलेज रखते हैं, फिर भी मुझे उनसे ज़्यादा पैसा इसीलिए मिलता है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा एबिलिटी है जो उनके पास नहीं है। और वो एबिलिटी है कि मैं लोगों में एंथुसियाज्म जगा सकता हूँ। मैं उनके अंदर का जो टैलेंट है, उनका अंदर का जो बेस्ट वर्क है वो निकाल सकता हूँ। और ये जो चीज़ है ये बाकी लोग पोजेस नहीं करते हैं। और ये जो काम है ये मैं 2 तरीकों से करता हूँ। पहला एनकरेजमेंट, दूसरा अप्रिशिएशन। बहुत कम लोग होते हैं जो ये 2 तरीके एनकरेजमेंट और अप्रिशिएशन यूज करते हैं। और क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं चलाते बल्कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज चलाते हैं, वैसे ही एनकरेजमेंट और अप्रिशिएशन से चार्ल्स श्वाब उनके कंपनी के सारे एम्प्लॉय से उनका बेस्ट वर्क और बेस्ट टैलेंट निकालते थे, जिस कारण उनका कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म करता था और उन्हें $1 मिलियन का सैलरी मिलता था। इससे इस बुक का दूसरा प्रिंसिपल पता चलता है, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। अगर आप कहीं के मैनेजर हो या फिर कोई टीम या प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो तो फिर ये प्रिंसिपल आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को ऑनेस्टली इंकरेज करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपका जो टीम या प्रोजेक्ट है उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस बुक का तीसरा चैप्टर है He who can do this has the whole world with him and he who cannot do this walks a lonely way। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वो ये है कि हमें अपने साथ साथ सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों को कंपेयर करके समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला कोई एक पर्टिकुलर काम करे जो आप चाहते हैं कि वो करे, तो फिर सामने वाला वो काम क्यों करेगा भला?
वो काम तभी करेगा जब वो खुद वो काम करना चाहेगा। तो फिर आप वो क्या करें कि सामने वाला खुद वो काम करना चाहे। उसके लिए आपको उसके अंदर एक ईगर वांट जगाना पड़ेगा कि वो इंसान वो काम खुद करे। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो सामने वाला इंसान आखिर चाहता क्या है, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें समझो ताकि आप जान सके वो चाहता क्या, ताकि आप उसके अंदर एक ईगर वांट जगा सके कि वो जो है आपका बताया हुआ काम करे। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। केटी डचमैन नाम से एक टेलीफोन इंजीनियर थे जिनको ये प्रॉब्लम था कि उनकी जो छोटी बेटी है वो ढंग से खाना नहीं खाती थी। वो कितना भी कोशिश करते थे लेकिन उनकी जो बेटी है वो हमेशा खाना अधूरा छोड़ देती थी, पूरा नहीं खाती थी। उनको ये प्रॉब्लम था कि अगर उनकी बेटी ढंग से खाएगी नहीं तो वो ढंग से बढ़ेगी कैसे। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये समझा कि उनकी बेटी को आखिर चाहिए क्या। तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो छोटी बेटी है वो अपनी मम्मी को इमिटेट करती थी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मम्मी जैसा एक ग्रोन अप जैसा फील करना था। उसे अपने आप को एक ग्रोन अप जैसा फील करना था कि वो बड़ी हो चुकी है, ऐसा उनको उसकी बेटी को फील करना था। तो फिर उसने क्या किया कि केटी डचमैन ने एक दिन अपनी बेटी को खुद खाना बनाने के लिए छोड़ दिया। और उनकी जो बेटी है जब वो खुद खाना बनाती है उसे अंदर से एक ऐसा फील आता है कि वो अपनी मम्मी जैसी बड़ी हो चुकी है। एंड जस्ट बिकॉज उसको जो चाहिए था वो जो फील कि मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ, वो फील उसे मिलता है खाना बनाने से। हेंस वो जो खाना बनाती है वो उसको पूरा खाती भी है, क्योंकि खुद का बनाया हुआ खाना कौन नहीं खाता भला। इससे जो केटी डचमैन है उसको वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था, क्या कि उसकी जो बेटी है वो ढंग से खाना खाए। और उसकी जो बेटी है उसको भी वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था। और उसकी बेटी को क्या चाहिए था, वो फील कि वो अभी बड़ी हो चुकी है, वो एक अडल्ट है अपनी मम्मी की तरह। हेंस इसमें क्या हुआ कि उसको केटी डचमैन ने उसने अपनी बेटी के अंदर एक ईगर वांट लाया कि वो जो खाना है वो खुद खाए। इससे केटी डचमैन को फाइनली वो मिल गया जो उसे चाहिए था। उसकी बेटी ने फाइनली प्रॉपरली खाना खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कि उनकी बेटी को क्या चाहिए एंड उसके अंदर खाना खाने के लिए ईगर वांट जो है लाया। वो ईगर वांट तभी आया जब उनकी बेटी ने खुद वो खाना बनाया। और क्योंकि खुद खाना बनाने से उसको वो ग्रोन अप वाला फील मिला, जिस कारण से उसने खुशी खुशी वो सारा खाना खाया। तो अभी हम देखेंगे वो 6 तरीके जिससे लोग आपको पसंद करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। एक दिन इस बुक के राइटर डेल कार्नेगी हावर्ड थर्स्टन से मिलता है। हावर्ड थर्स्टन इस दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियंस में से एक है। तो डेल कार्नेगी हावर्ड से पूछते हैं कि उनका सक्सेस का राज क्या है। तब हावर्ड थर्स्टन बोलते हैं कि उनका सक्सेस का राज ये नहीं है कि वो दुनिया के बेस्ट मैजिशियन है, प्रोबेबली और भी ऐसे मैजिशियंस है जो उनसे बेटर मैजिक कर सकते थे, फिर भी वो दुनिया के बेस्ट मैजिशियन इसीलिए थे क्यों वो अपने ऑडियंस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे एंड वो जानते थे कि इन्हीं की वजह से वो आज दुनिया के ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। वो हमेशा स्टेज में जाने से पहले अपने आप से बहुत बार कहते थे कि आई लव माई ऑडियंस, आई लव माई ऑडियंस, ताकि वो अपने ऑडियंस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहे, ताकि उस जेन्युइन इंटरेस्ट की वजह से वो एकदम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी से जो 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू का पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जब आप जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप उनसे उस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं या उस तरीके से उनके साथ काम कर पाते हैं जिससे आपको सक्सेस मिले। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आप लोगों के सामने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बना सकते हैं। न्यूयॉर्क के एक पार्टी में एक लेडी ऐसे गेस्ट आती है बहुत अच्छा सुंदर ड्रेस पहन के और एक अच्छा डायमंड ज्वेलरी पहन के, ताकि उसे सबका अटेंशन मिल सके। फिर भी उसे सबका अटेंशन तब भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग रहती है, वो ये है कि उनके चेहरे पे एक स्माइल मिसिंग था। एक स्माइल ना ही सिर्फ आपके लुक्स को इम्प्रूव करता है बट आपका पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ताकि लोग आपसे और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपका स्माइल एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है लोगों में, जिससे आप उनसे बहुत बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं। अगर आप एक कन्वर्सेशन को एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं तो फिर उस कन्वर्सेशन का सक्सेसफुल होना बहुत हद तक बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूर याद रखने की जो स्माइल हो वो बनावटी ना हो बल्कि आपके अंदर से आए और एक रियल स्माइल हो। एंड ये था द 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू का सेकंड प्रिंसिपल, स्माइल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर पे जो है इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। नेपोलियन द थर्ड जो फ्रांस का एम्परर था और द ग्रेट नेपोलियन का नेफ्यू था, वो लोगों का नाम हमेशा याद रखता था। वो ना ही सिर्फ रॉयल लोगों का नाम याद रखता था बल्कि उन सभी का नाम याद रखता था जिनसे वो मिलता था।
वो एक एम्परर था, फिर भी उसको सबका नाम याद रखने की क्या जरूरत थी। यहाँ तक कि अगर उसने किसी का नाम ढंग से नहीं सुना तो फिर वो उनका नाम वापस पूछता था। अगर उसे फिर भी ना समझ आए तो वो उनसे बोलता था आप अपना नाम स्पेल करके बताइए। अगर कोई एक इंसान जो उसे इम्पोर्टेंट लगता था तो फिर वो उनका नाम एक पेपर में लिखने का भी कष्ट उठाते थे। वो उनका नाम एक पेपर में लिखता था, बाद में कॉन्सेंट्रेट करके पूरा फोकस के साथ उस नाम को पढ़ता था। वो उनके जनरल फीचर्स और अपीयरेंस के साथ वो सेट कर लेता था। जैसे ही उनका माइंड को ये सिक्योरली पता चल जाता था कि इस इंसान के लिए ये नाम है, तब वो उस पेपर को फाड़ देते थे। वो एक एम्परर होते हुए भी इतने सारे लोगों का नाम याद रखने का कष्ट उठाते थे। नाम याद रखना सिर्फ राजा महाराजा का काम नहीं है, बल्कि जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स है वहां पर भी काम आ सकता है। केन नॉटिंघम नाम के एक एम्प्लॉय थे जो जनरल मोटर्स इंडियाना में काम करते थे। वो कंपनी कैफेटेरिया में खाना खाता था। वो कंपनी कैफेटेरिया में देखता था एक वुमन थी जो वहां पर खाना सर्व करती थी। वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि उसे क्या खाना है। तो फिर वो उसको जो लेट्यूस लीव्स है, वो हैम और जो चिप्स है वो लेके उन्हें दे देती है एंड वो जो खाना खाने लग जाता है। अगले ही दिन जब सेम वो उस वुमन के पास जाती है, उनका नाम पढ़ लेता है उसके टैग में, उसका नाम लेके स्माइल करके बोलता है कि हेलो ई न्यूज़, एंड फिर बोलता है कि मुझे ये खाना है। तो फिर वो जो लेडी है वो उसको यूजुअली जितना क्वांटिटी में खाना देती है उससे ज़्यादा खाना दे देती है। क्योंकि इस बार उन्होंने उस लेडी का नाम लेके उनसे एक काम के लिए पूछा था। किसी भी इंसान के लिए किसी भी भाषा में उस इंसान का नाम उसके लिए इस दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट वर्ड होता है कि उसे उसके नाम से ज़्यादा कोई भी वर्ड प्यारा नहीं। अगर आप कोई भी कन्वर्सेशन स्माइल करके किसी का नाम लेके शुरू करते हैं तो फिर वो कन्वर्सेशन से आपका बेनिफिट हो ये तय रहता है, एंड वो जो कन्वर्सेशन है वो सक्सेसफुल रहे ये भी गारंटीड रहता है। इससे हमें हमारा थर्ड प्रिंसिपल पता चलता है कि रिमेंबर इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन दैट इज द स्वीटेस्ट वर्ड फॉर हिम इन एनी लैंग्वेज गिवन। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है एन ईजी वे टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। अब्राहम लिंकन जो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट थे, तब यूएस में एक सिविल वॉर चल रहा था कि जो स्लेव्स है उनको फ्री किया जाए। तब अब्राहम लिंकन बहुत ही डिस्ट्रेस में थे कि वो स्लेव्स को फ्री करे या ना करे, क्योंकि उन्हें दोनों साइड से ऑपोजिशन मिल रहे थे कि क्यों वो स्लेव्स को फ्री नहीं कर रहे थे और स्लेव्स को फ्री करने से वो क्या अंजाम या नतीजे होंगे, उन्हें उससे डर लग रहा था। तब वो अपने एक पुराने दोस्त एक नेबर को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं इलिनॉइस से, एंड उससे घंटों तक बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस प्रॉब्लम में कि वो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं अगर उन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया। एंड उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, लेटर्स एंड मैगजीन्स वगैरह को पढ़ा एंड हर वो आर्गूमेंट को देखा कि हमें जो स्लेव्स है उन्हें फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो इतने घंटों अब्राहम लिंकन ने बात किया था उसमें जो सारी बातें थी वो सिर्फ अब्राहम लिंकन ने की था, उनके दोस्त ने एक शब्द भी नहीं बोला था। एंड घंटों तक बात करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया एंड उन्हें गुड नाइट बोल दिया। एंड अब्राहम लिंकन के दोस्त है वो घर वापस लौट जाते हैं। इस घंटों के दौरान जो बातें हुई थी वो सिर्फ अब्राहम लिंकन के बीच हुई थी, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने ही इतने सारे घंटों में सिर्फ उन्होंने बात किया था और उनके दोस्त ने एक शब्द भी नहीं बोला था। जब उनके दोस्त से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि अब्राहम लिंकन को कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए था, ना ही कोई ओपिनियन। उन्हें सिर्फ अपने मन का जो बोझ था उसे हल्का करना था, इसलिए उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिनके साथ वो अपना जो मन का बोझ है वो उतार सके एंड उनके मन में जितनी भी सारी बातें हैं वो कह सकें। अगर आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो फिर आपको लोगों का सुनना शुरू करना पड़ेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो तब के प्रेसिडेंट थे वो ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आप पे हंसे और आपका मजाक उड़ाए, तो फिर जब भी आप उनसे बात करते हैं तब अगर आपको मन में कोई भी एक आइडिया या थॉट आता है तो उनको इंटरप्ट करके अपना थॉट एंड आइडिया उनके ऊपर थोपें। और अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपके पीठ पीछे आपके ऊपर हंसे या मजाक उड़ाए, तो फिर अगर आपके मन में कोई भी थॉट या आइडिया उनके बोलते वक्त आता है तो फिर बीच में ना घुसे, उन्हें उनका जो बात है वो कंप्लीट करने दें और उसके बाद जो है आपका जो थॉट या आइडिया है वो इंट्रोड्यूस करें। इससे हमको फोर्थ प्रिंसिपल पता चलता है कि बी ए गुड लिसनर एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो फिर उनका बात खत्म होने का वेट कीजिए एंड उन्हें इंटरप्ट ना करें एंड बीच में ना बोलिए। क्योंकि लोगों को अपने प्रॉब्लम्स एंड अपने वांट्स दूसरे के प्रॉब्लम्स एंड दूसरों के वांट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसीलिए एक बार लोग उनका जो
स्पीच है या फिर जो भी बोल रहे हैं उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। जैसे वो उनके बातें कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आप कुछ बोलिए, तभी वो जो इंसान है वो आपके साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी हम जाते हैं अगले चैप्टर पे, जो है हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। हर कोई जो थियोडोर रूजवेल्ट का गेस्ट होता था वो हमेशा हैरान हो जाते थे रूजवेल्ट का नॉलेज देखते हुए कि वो कितने सारे टॉपिक्स में इतना नॉलेजेबल है। और क्योंकि रूजवेल्ट जब भी उन्हें कोई विजिटर आता था वो एक रात पहले लेट जाके ये देखते थे कि वो जो विजिटर है वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। बहुत लोग ये करते होंगे कि वो जो विजिटर है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, लेकिन जो रूजवेल्ट थे वो अपने विजिटर्स के बारे में ना जान के बल्कि उनके विजिटर्स किन तरह के चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो जानने की कोशिश करते थे। और अगले दिन जब वो विजिटर उनसे मिलता था वो उस विजिटर से उन चीज़ों के बारे में बात करते थे जिन टॉपिक्स पे उस विजिटर को इंटरेस्ट रहता था, जिस वजह से थियोडोर रूजवेल्ट को उन सारी चीज़ों के बारे में पहले पता चल जाता था कि उन्हें उस विजिटर के साथ किन चीज़ों के बारे में बात करना है, क्योंकि उन्होंने पहले रिसर्च कर लिया कि इस इंसान को किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जब वो उस इंसान के साथ उसके इंटरेस्ट की चीज़ में बात करते हैं तब उस इंसान को रूजवेल्ट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रूजवेल्ट जानते थे कि एक इंसान के दिल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उसके साथ उस बारे में बात करना चाहिए जिस बारे में बात करने में वो इंटरेस्ट रखे। चलो आपको एक और कहानी बोलता हूँ। विलियम लियोन फेल्प्स जो एक एसेइस्ट थे एंड लिटरेचर के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत जल्दी यह बात समझ लिया था कि अगर हमको किसी के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन बनाना है तो फिर हमको उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे बात करना चाहिए। वो रिकॉल करते हैं जब वो 8 साल के थे तब वो अपने आंट के घर जाते हैं, तब न्यूयॉर्क से एक लॉयर आते हैं जो उनके घर को विजिट करते हैं। तब वो जो विलियम लियोन फेल्प्स थे उनको बोर्ड्स पे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर वो जो जेंटलमैन था जो न्यूयॉर्क से आया था वो विलियम के साथ बोर्ड्स के बारे में बात करने लग जाता है और उनका बीच एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चलता है। जब वो जेंटलमैन जो है उनका घर से जा रहे होते हैं तब विलियम अपने आंट से बोलते हैं कि कितना अच्छा आदमी था, वो कितनी अच्छी बातें करता था। तब उनके आंट उनसे कहते हैं कि वो एक लॉयर है, उसे बोर्ड्स पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर विलियम पूछते हैं कि अगर उसमें बोर्ड्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तो फिर वो बोर्ड्स के बारे में मेरे बारे में बातें क्यों कर रहे थे। तो उसकी आंट बोलती है कि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी के साथ बात करना है तो फिर वो हमें उनके इंटरेस्ट के टॉपिक में उनके साथ बात करना चाहिए, जिससे उन्होंने खुद को अग्रीएबल बनाया। एंड हेंस तब विलियम को पता चलता है कि अगर हमें किसी के साथ अच्छा लंबा कन्वर्सेशन करना है एंड हम चाहते हैं कि वो सामने वाले हमारे साथ इंटरेस्ट के साथ बात करे तो फिर हमें उन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए जिन टॉपिक्स पे बात करने पे सामने वाला इंटरेस्टेड हो। एंड हेंस हमको 5वां प्रिंसिपल पता चलता है कि टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी चैप्टर जो है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। क्लॉड मराइस जो फ्रांस में एक रेस्टोरेंट ओन करते थे उन्होंने इस प्रिंसिपल का यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन देने से बचा लिया। पॉलेट नाम से एक एम्प्लॉय थी जो मिस्टर मराइस और उनके 21 एम्प्लॉयज के बीच एक वाइटल लिंक रखती थी। एक दिन मिस्टर मराइस को पॉलेट का रेजिग्नेशन मिलता है एंड वो ये देख के डर जाते हैं। क्योंकि वो जो पॉलेट है तो बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होती है जिनकी वजह से उनका जो बिजनेस है बहुत स्मूथली चल पाता है। वो पॉलेट को सबके सामने एक ऐसा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील कराती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी कंपनी जो है इतना आगे बढ़ सका। हमारी कंपनी का सक्सेस में जितना मेरा योगदान है उतना तुम्हारा भी है। वो पॉलेट को अपने घर बुलाते हैं एंड पॉलेट को एक ऐसा इम्पोर्टेंस फील कराते हैं कि वो इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसे कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं कि पॉलेट अपने रेजिग्नेशन जो है वो हटा दें, वापस जो उनका बिजनेस है उस पर ज्वाइन कर ले। पॉलेट ने अपने रेजिग्नेशन हटा लिया एंड जो मिस्टर मराइस थे उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था कि जो पॉलेट है वो अपना रेजिग्नेशन ना दे। इससे हमको इस वीडियो का आखिरी प्रिंसिपल पता चलता है कि मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड बी सिंसियर एट इट। क्योंकि मिस्टर मराइस ने पॉलेट को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दिया था कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके बिजनेस के लिए एंड वो अपना ग्रैटिट्यूड उनके तरफ देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस कितना आगे बढ़ा है, तुम हमारे बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। वो कहते हैं सबके सामने ये कहते हैं कि वो उनके बिजनेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसे उनके घर भी इनवाइट करते हैं। इस वजह से जो पॉलेट है उसे एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होता है एंड क्योंकि
मिस्टर मराइज उसको बहुत एक सिंसियरिटी के साथ वो इम्पोर्टेंस फील कराते हैं। इस वजह से जो पॉलिट है वो अपने रेजिग्नेशन भी हटा देती है। इसी के साथ हमारा लास्ट प्रिंसिपल भी हमें पता चलता है कि मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड बी सिंसियर एट इट। एंड इसी के साथ हमारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक समरी का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड अगर आपको बहुत अमीर बनना है एंड आप जानना चाहते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिन्हें फॉलो करने से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, तो फिर हम आपको हमारा वीडियो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का बुक समरी देखनी चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।